नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास है। डॉक्टर, बच्चा बाबा है या बेबी? सदियों से हमारे देश में औरतों पर बेटा पैदा करने का प्रेशर बना रहा है। बेटी पैदा होना अक्सर अशुभ माना जाता है। कई बार फीमेल फीटस का अबॉर्शन किया जाता है और अक्सर बेटी पैदा हो जाने के बाद भी शिशु की हत्या की जाती है। जब भी कोई औरत टेंशन में आकर डॉक्टर से यह जानना चाहती है कि उसके पेट में लड़का है या लड़की, ये एक दस्तक है कि होने वाली मां पर दबाव है लड़का पैदा करने के लिए। जून 2011, महाराष्ट्र। बेटा, मर्द बन मर्द, जो होना वो होगा। जी बाबा। और वो डॉक्टर शास्त्री है ना, बहुत एक्सपर्ट है इस मामले में, बहुत नाम है उनका। संभाल के। रहने दीजिए, पता लगते ही फोन कर देना। हाँ जी आइए। संभाल के जाना। अभिनंदन अभिनंदन, बेबी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अंदर अंदर फुटबॉल खेला जा रहा है। थैंक यू डॉक्टर। आप काउंटर पर 10,000 जमा करिए और सीधे गणेश मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाइए। डॉक्टर शास्त्री, यस। मेरे बाबा मिस्टर विशंबर ने आपसे बात की होगी। हाँ हाँ हाँ, या। टेंशन घेऊ नकोस, हा। ब्रीथ स्लोली, या। हळू श्वास घे। आप काउंटर पर 40,000 जमा करिए और बाहर वेट करिए प्लीज। मैं ऊपर तैयार करके फिर आपको बुलाता हूँ। दस 10,000, 40,000, 10,000, 40,000, 10,000, 40,000। यार शिवनाथ,
ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े लोग, पर इनकी अकल इतनी छोटी क्यों होती है? क्यों रे, क्या बिगाड़ा है उन्होंने तेरा? हाँ, अरे ये नदी हमारी, नदी का पानी हमारा, अब ये लोग इसमें कचरा फेंकेंगे तो नुकसान किसका? अरे पर कोई कचरा नहीं था। गणेश जी का प्रसाद और फूल थे ना। अरे जो भी है, पर है तो अपने पानी के लिए जहर ही ना। हाँ तो महाराष्ट्र के सांगली जिले में तासगांव का गणेश मंदिर बहुत मशहूर है। पिछले कुछ महीनों से यहाँ की नदी में प्लास्टिक बैग फेंके जा रहे थे। लोगों को लग रहा था कि ये गणेश मंदिर में चढ़ाए गए फूलों के बैग्स हैं, लेकिन दाल में कुछ काला जरूर था। शिवनाथ, मैंने कहा था ना, इन प्लास्टिक की पोटलियों में कुछ गड़बड़ है। कभी कुत्तों को फूल प्रसाद खाते देखा है क्या? हाँ भैया भालेराव, अपने गांव में तो इतने कुत्ते नहीं थे, पता नहीं कहाँ से सूंघते हुए आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तासगांव के निवासियों की नजर में आ रहा था कि उनके गांव में जंगली कुत्तों की तादाद अचानक बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है। अनुमान लगाना आसान था कि ये सभी कुत्ते उन प्लास्टिक बैग से आकर्षित हो रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस मामले की और गहराई में छानबीन करने की कोशिश नहीं की। ऐसा दिल नहीं उदास करते मल्लिका, हम फिर से ट्राई करेंगे ना। और दोबारा वही हुआ तो? ऐसा बोल के मूड का सत्यानाश ना करो, हमारा नसीब इतना भी खराब नहीं होगा। अरे कान के तो इतने अच्छे अच्छे आए थे, पूछ मत। लेने वाली थी रे मैं। कान का तो बहुत अच्छा अच्छा आया था, डायमंड में आता है ना वो खड़े का। अरे पूछ मत, वो सीरियल में आता है ना। ये देखना, नदी को भी नहीं छोड़ते, कितना गंदा करके रखा है। देवारा देवारा, ये देखना प्लास्टिक के बैग में क्या पड़ा है। ये तो बच्चे के पाँव है रे। अपना पाप फेंक कर जा रहे हैं हमारी नदी में। इतनी हिम्मत! अरे कितने कमीने हैं ये लोग। पाटिल जी, उस पर कई प्लास्टिक की थैलियां फेंकी हुई है, जंगली कुत्ते फाड़ फाड़ के खा रहे। अब समझ में आ रहा है। ये सभी गर्भ 3 महीने के ऊपर के हैं और कुछ तो 5 महीने के। और ये सारे के सारे लड़कियों के होंगे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल, सारे के सारे फीमेल फेटिसेस ही है। इसका मतलब गैर कानूनी सेक्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कहीं। और लेट एबॉर्शंस भी। ये जरूर किसी मैटरनिटी होम या फिर गायनेकोलॉजिस्ट की क्लिनिक का काम हो सकता है। सुन दे, इलाके के जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मैटरनिटी हॉस्पिटल हैं, उन सबकी एक लिस्ट बनाओ। इनमें से एक ना एक तो जरूर बंद होकर के रहेगा। सर, पूरे तसगांव में 25 क्लिनिक्स हैं, 15 ऑपरेशन क्लिनिक और 10 सोनोग्राफी सेंटर्स। सोनोग्राफी सेंटर में अबॉर्शन नहीं की जाता, सुन दे, उसकी तैयारी की जाती है। गैर कानूनी तरीके से पता लगाया जाता है कि गर्भ के अंदर लड़का है या लड़की। तो रेड के लिए ऑर्डर लेना होगा? सबके लिए ले लेंगे, एक भी नहीं छूटना चाहिए। इंस्पेक्टर, ये रही आपकी रिपोर्ट। अब आपको कोर्ट के ऑर्डर मिलने में आसानी होगी। थैंक यू डॉक्टर। सारे के सारे क्लिनिक्स पे रेड करने का इरादा है? उसकी जरूरत नहीं है, एक आसान तरीका है जिससे आप सही क्लिनिक तक पहुंच सकते हो जो ये गलत हरकत कर रहा है। और वो क्या है? हाँ, खबर लेट मिली थी, क्या करते? ये काम अरसे से चल रहा होगा, इसका मतलब है अब तक सैकड़ों इलीगल एबॉर्शंस हो चुके होंगे। बिल्कुल मैम, लेकिन सारे के सारे फीटस हाथ लगना मुश्किल है, जंगली कुत्ते खा गए होंगे सारे। लेकिन फिर भी आप असली कुत्तों तक पहुंच सकते हैं जो ये गिरी हरकत कर रहे हैं। वो कैसे? आप अपने एरिया के सभी मेडिकल स्टोर्स पे रेड कीजिए, उनके रिकॉर्ड्स और उनके सेल्स चेक कीजिए। जिस भी क्लिनिक में माइक्रोडिल बायल की सेल सबसे ज्यादा हुई होगी वो है आपकी गुनहगार क्लिनिक। ये मैक्रोडिल वाइल्स क्या होते हैं? ये वो दवाई है जिसके बिना एबॉर्शंस नहीं हो सकते। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि गुनहगार पकड़े जाएं, ब्लडी मर्डरर्स।
अगले 24 घंटों में तासगांव के आसपास के 56 मेडिकल स्टोर्स पर रेड हुई और आखिरकार पुलिस का तीर निशाने पर लग ही गया। सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर, मैं तो एक छोटा सा सप्लायर हूँ सर। सर एबॉर्शन की दवा मैक्रोडेल के 10-12 खोखे के अंदर पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये वही मेडिकल स्टोर है। चलो दिखाओ। हाँ सर। $2,970 मैक्रोडेल की डोसेस। ये सारी की सारी हमें उस मेडिकल स्टोर से मिली है मैडम। कोई भी डीलर इतनी सारी डोसेज सप्लाई नहीं कर सकता। दिस इज इलीगल। अरे अपना ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या सो रहा है? आंखों पर नोटों की पट्टी बांध करके बैठा हुआ है, और क्या करेगा? अगर मेडिकल स्टोर्स में इतना सारा स्टॉक है तो एबॉर्शंस की तादाद कितनी होगी? दिन रात फीमेल फीटस अबॉर्ट हो रहे हैं दुबे। इतनी बड़ी मात्रा में मैक्रोडेल कहां से ला रहा है तू, और किसको सप्लाई करता है? मैं सिर्फ स्टॉक करता हूँ सर। देख दुबे, किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि तू इन सब में इन्वॉल्व है, और किसी को ये भी पता नहीं चलेगा कि इंस्पेक्टर शेख ने इसी दवाई के 10-20 डोज तुझे इंजेक्ट किए और फिर एक काले बैग में डाल करके कुत्तों को खिला दिया। सर वो दुकान मेरी नहीं है सर, मैं सिर्फ चलाता हूँ सर। तू चलाता है सिर्फ, और तुझे कौन चलाता है? एक है। कौन? डॉक्टर शास्त्री हैं सर। एक है या और भी हैं? सर वो एक काफी है सर। सर MH12 MH5617 मरून कलर की इनोवा। इस गाड़ी में से एक प्लास्टिक का बैग उस नदी में फेंका गया था। एक गांव वाले ने इस गाड़ी का नंबर नोट किया था। MH12 पूनगर रजिस्ट्रेशन है जी। पता लगाओ कौन है इस गाड़ी का मालिक, जिसे एक नन्ही सी जान इतनी भारी पड़ गई। आप ये तलाशी वलाशी नहीं ले सकते, मेरे पेशेंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। पेशेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा डॉक्टर शास्त्री। क्या मतलब? जब हम आपके सारे रिकॉर्ड चेक करेंगे, आपके क्लिनिक का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, उसके बाद में आप हमारा मतलब भी समझ जाएंगे। तलाशी लो पूरे क्लिनिक की। यस सर। हटो हटो तुम लोग हटो। देखिए हमें अपना काम करने दीजिए। सर 19 नंबर। किस पे भी? 16 16 क्यों? 19 और 16? 16 मतलब प्रेगनेंसी के 16 हफ्ते, 19 मतलब 19 हफ्ते। औरतें आपके पास में 16वें और 19वें हफ्ते में ही क्यों आ रही हैं अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए? मेरा मतलब 25वें हफ्ते में या फिर 15वें हफ्ते में, 24वें हफ्ते में या 10वें हफ्ते में क्यों नहीं? नाइस क्वेश्चन। 16वें और 19वें हफ्ते में हालात कुछ ज़्यादा नाजुक होते हैं। सर पिछले 6 महीने में 10 एबॉर्शन हुए हैं। एक्सट्रीम, आई मीन एक्सट्रीम केसेस थे, कुछ माओं की जानों को खतरा हो सकता था। 6 महीने में 10 अबॉर्शन, और आपके मेडिकल स्टोर में 2970 मैक्रोडेल की डोजेस। रेशो कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? क्यों? दवाइयों का स्टॉक करना जुर्म कब से हो गया? नहीं, कोई जुर्म नहीं है, लेकिन एक दस्तक जरूर है कि जुर्म इर्द गिर्द ही है, और बहुत संगीन जुर्म है। मुझे आपके दवाई के स्टॉक के सारे स्टेटमेंट्स, परचेज ऑर्डर की रिसीप्ट्स, डिटेल्स, सब कुछ चाहिए अभी। अभी तो यहाँ नहीं है, घर पे है, भिजवाता हूँ आपके पुलिस स्टेशन पे। सर बाहर कंपाउंड में कोई चीज़ मिली है, जल्दी चलिए सर। सोंडे, 16वां हफ्ता या 19वां हफ्ता? क्या बोल रहे हैं आप? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलेंगी तो अब तस्वीरें, डॉक्टर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बोलेगी अब। सोंडे, इस जगह के बराबर तलाशी लो, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए निगाह से। और हाँ, ये हमारे अबॉर्शन एक्सपर्ट, रास्ता दो इसको। एक मिनट। क्या ग्राउंड्स क्या है आपके पास? आपके कंपाउंड में एक फीटस मिला है डॉक्टर। सो आपके मेडिकल स्टोर में दवाई मिली है हद से ज्यादा अबॉर्शन की। सो व्हाट?
अभी मैं आपसे उनके पेपर्स मांग रहा हूँ और आपके पास में दिखाने के लिए नहीं है और आप मुझसे ग्राउंड पूछ रहे हैं। पकड़े से। Hey, don't ever touch me. Don't touch me. Let me talk to my lawyer. लॉकअप में बात करिए अपने लॉयर से, क्योंकि जमानत तो आपको मिलेगी नहीं। एक मिनट। डॉक्टर शास्त्री की जमानत हुई। उसके लॉयर ने एंटीसिपेटरी बेल ले ली थी। पुलिस को डॉक्टर शास्त्री के कंपाउंड से फीटस मिला तो था, लेकिन वो तो वहां पर किसी ने भी फेंका हो सकता है। कानून को ठोस सबूत चाहिए थे। सर, वो इनोवा पुणे के एक बिजनेसमैन विशंबर की है। उसका लड़का और बहू तसगांव आए थे। जरूर शास्त्री क्लिनिक में अबॉर्शन कराने के लिए आए होंगे, नहीं तो वो काला प्लास्टिक का बैग नदी में क्यों फेंकते। मैंने पुणे जाने के लिए टीम रेडी कर दिया सर। गुड, इम्प्रेस्ड। अब देखते हैं शास्त्री को जमानत कैसे मिल पाती है। हाँ, मैं और मेरी पत्नी गए थे तसगांव। कोई प्रॉब्लम है क्या? जी हाँ, प्रॉब्लम है। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आप वहां क्यों गए थे? गणेश जी के दर्शन करने। अपनी मिसेज को बुलवाएंगे प्लीज। क्यों? क्या पूछना चाहते हैं आप मेरी बहू से? वही जो वो जानती हैं। देखिए, आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए। गर्भ का सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट आपका हुआ था। गर्भ में लड़की है ये जानकर के अबॉर्शन आपने करवाया था अपना। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपके और डॉक्टर शास्त्री के फोन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास में। ऐसे चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने आपकी बहू को फीटस फेंकते हुए देखा पानी में। पूना के गायनेकोलॉजिस्ट के भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास में। काफी समय तक वही आपकी बहू को मॉनिटर कर रही थी ना। ये सब बकवास नहीं है मिस्टर विशंबर, ये सबूत है, सबूत। अब आप अपनी बहू को बुला दें या फिर मैं आप दोनों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले चलूं पूछताछ करने के लिए। मल्लिका जी, क्या ये सच है कि आपने अपना फीटस निकलवाया है क्योंकि आपके पेट में एक लड़की पल रही थी? नहीं, मेरे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने अबॉर्शन करवाया। मल्लिका जी, कानूनी अबॉर्शन के केसेस में माँ बाप अपने गर्भ को यहां वहां नहीं फेंक देते। आपने अपनी होने वाली बेटी को नदी में फेंक करके सबूत मिटाए अपने अपराध के। ये झूठ है। जिस डॉक्टर से टसगांव में आप मिली थी, उसने टेस्ट करके आपको ये नहीं बताया था कि आप एक बेटी की मां बनने वाली हैं, जबकि आप एक बेटा चाहती थी, और ये सुनकर के आपने अबॉर्शन करा लिया। क्या ये झूठ है? ये सच नहीं है। आप जैसी कितनी ही औरतों के गर्भ छीने गए हैं उनसे। मल्लिका जी, आज आपका एक स्टेटमेंट उस हैवान डॉक्टर शास्त्री के खिलाफ सबूत बन सकता है। प्लीज मल्लिका जी, फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ आवाज उठाइए, मदद कीजिए। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, कुछ मालूम। देखिए, आपको मेरी बहू से बात करनी थी, कर ली ना। अब जाइए यहां से, प्लीज जाइए। जा रहे हैं, फिलहाल अभी के लिए जा रहे हैं, लेकिन जल्दी वापस आएंगे। हेलो, डॉक्टर शास्त्री के खिलाफ सबूत चाहिए ना आपको? कौन बोल रहे हैं आप? देखिए, आप अपना नाम पता बता दीजिए। घबराइए नहीं, आपको पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी। मेरी चिंता छोड़िए, बस आप अपने ऑफिस जल्दी पहुंचिए। मैंने सबूत वहां भेज दिए हैं, 15-20 मिनट में आपको मिल जाएंगे। देखिए, अगर आप लाइव स्टेटमेंट देंगे तो हमारे सबूत और मजबूत होंगे। मैं जितना कर सकती थी मैंने किया है। हेलो हेलो, सर, ये बाहर कोई बेंच पर भूल कर गया है। ये पुलिस स्टेशन है बगीचा? सॉरी सर, सुबह से पासपोर्ट वालों की काफ़ी भीड़ थी, इसलिए किसी ने ध्यान दिया नहीं। सर, उस औरत का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। शायद उसने किसी प्रीपेड सिम कार्ड से कॉल किया था। शायद वो लास्ट कॉल था, वो नंबर अब दोबारा यूज नहीं होगा। मैं एक वकील हूँ, एक एनजीओ के लिए काम करती हूँ। 6 महीने पहले मुझे पता चला कि डॉक्टर शास्त्री के क्लिनिक में कुछ गैर कानूनी काम चल रहे हैं। एक प्रेग्नेंट औरत की सहायता से
मैंने डॉक्टर शास्त्री पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया। हम दोनों डॉक्टर शास्त्री के क्लिनिक गए। उस औरत का हमें सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाना था। ठीक है, आप अंदर 5 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी, सिक पेशेंट, आप बाहर वेट करिए प्लीज। मेरा बैड लक था कि मैं उस रूम में नहीं जा सकी जहां डॉक्टर शास्त्री सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कर रहे थे। मेरे पास छुपा हुआ एक पेन कैमरा भी था, लेकिन लकीली हेलो, जो औरत मेरे साथ थी उसने ठीक उसी समय मुझे फोन किया जब डॉक्टर शास्त्री उसके गर्भ का सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कर रहे थे। मैंने उस औरत और डॉक्टर शास्त्री के कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लिया। गुड, यू आर थ्रू। क्या है डॉक्टर, लड़का या लड़की? आपको क्या चाहिए? मुझे तो लड़का चाहिए। श्योर? या सर। ये लकी लड़का ही दिखा रहा है, कबड्डी खेल रहा है। ये रहे आपकी रिपोर्ट्स। इसे दिखाकर आप काउंटर पर 10,000 जमा करिए और सीधे गणेश मंदिर जाइए, गणेश जी को पेड़े चढ़ाइए और बेटे का इंतजार कीजिए। मैंने नोटिस किया कि मेरी पार्टनर की रिपोर्ट पर नंबर 16 लिखा गया था। जिस वेटिंग एरिया में मैं वेट कर रही थी वहां पर मैंने कुछ और ही नोटिस किया। बाहर बैठी इंतजार कर रही औरतों की रिपोर्ट्स पर नंबर 19 यानी 19 लिखा गया था और उन सबको काउंटर में 40,000 रुपए जमा करने को कहा गया और उन सबको इंतजार करने के लिए कहा गया, जबकि हमें सिर्फ 10,000 रुपए देकर जाने के लिए कहा गया। कई डॉक्टर्स से बात करने के बाद मुझे नंबर 16 और नंबर 19 का राज पता चला। मैंने रिपोर्ट्स की कॉपी सीडे के साथ भेजी है। गौर से देखिए, जहाँ 16 लिखा गया है उसका 6 जो है वो बी की तरह लिखा गया है। बी का मतलब बॉय। जब रिपोर्ट में 16 लिखा गया हो उसका मतलब कि गर्भ में लड़का पल रहा है। और जहाँ 19 लिखा गया है उसका 9 जो है वो जी की तरह लिखा गया है। इसका मतलब है कि लड़की पैदा होने वाली है। मैं ये सारे सबूत एक बहुत बड़े आदमी के पास ले गई थी, एक मंत्री के पास, लेकिन डॉक्टर शास्त्री की पहुंच बहुत लंबी है। तब से मेरी जान को खतरा है और मैं अंडरग्राउंड हूँ। दूसरी सीडी में वो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है जो डॉक्टर शास्त्री और उस प्रेग्नेंट औरत के बीच हुई थी। मैं जानती हूँ इस केस के बारे में आप सीरियस हैं। ये सारे सबूत शायद आपकी मदद करें। ऑल द बेस्ट इंस्पेक्टर शेख। इंस्पेक्टर, इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को कोर्ट सबूत नहीं मानेगी। मुझे लगता है कि अरेस्ट वारंट इशू होना मुश्किल है, एक्चुअली नामुमकिन। मैक्रोडेल वकील साहब, 2,970 डोजेज और आप कह रहे हैं नामुमकिन है? इंस्पेक्टर, एक्चुअली ये ड्रग स्टॉकिंग वायलेशन का मामला है और डॉक्टर शास्त्री अपनी दुकान खुद तो चलाते थे नहीं, वो दुबे के थ्रू चलवाते थे। तो डॉक्टर शास्त्री के नाम पर बिल फटने की संभावना है ही नहीं। शास्त्री बहुत टेढ़ा आदमी है, हमें और ठोस सबूत चाहिए। काश कोई कड़क सबूत हाथ तक पाता। कैसे नन्ही नन्ही बच्चों की जान ले रहे हैं लोग। सच कहूँ तो सर हमें इस केस को क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे हाथ कोई ठोस सबूत लग भी गया तो ये शास्त्री ऊपर से जैक लगाएगा और छूट जाएगा और हम केवल देखते रह जाएंगे सर। और पब्लिक सोचेगी कि पुलिस निकम्मी है, नकारा है, सिर्फ इन जैसे कुछ लोगों की वजह से। महाराष्ट्र गरीब राज्य नहीं है, लिटरेसी में भी पिछड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस स्टेट में मेल फीमेल रेशो बहुत ही पुअर है। लड़के ज्यादा होते जा रहे हैं और लड़कियां कम। ऐसे में एक डॉक्टर
खुलेआम गैर कानूनी सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहा है, अबॉर्शन कर रहा है, लेकिन शासन चुप है, मानो वो अंधा, बहरा और गूंगा हो गया हो। दूसरी तरफ पुलिस ठोस सुराग ढूंढने के लिए हाथ पैर मार रही थी। मामला होपलेस लग रहा था, लेकिन नहीं, इंसाफ के घर में देर है, अंधेर नहीं। सर, आपसे कोई लेडीज मिले आई हैं। कहाँ से? पूना से, मिसेस मल्लिका। नहीं सा गया ना? अब तो सच बोलेंगे आप? इसीलिए आई हूँ मैं यहाँ पे। आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता था वकील के सामने। चलेंगी? जब मुझे पता चला मैं माँ बनने जा रही हूँ, मैं बहुत खुश थी। बल्कि वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। पर वो खुशी थोड़े ही दिनों में चूर चूर हो गई। क्या बात है, हमारे खानदान को वारिस मिलने वाला है, क्या बात है। बहू पोता ही होना चाहिए। अरे पोता ही होगा और बिल्कुल विवेक जैसा दिखेगा। लड़का हो या लड़की, बस तंदुरुस्त रहे, खुश रहे। तंदुरुस्त ही होगा और सबको खुश करेगा, लेकिन पोता ही होना चाहिए। हमारे खानदान में सबसे पहला बच्चा लड़का ही हुआ है और ये यहाँ की परंपरा रही है। परंपरा टूटेगी नहीं, बनी रहेगी, तुम्हें चिंता करो ना। का उस दिन मुझे थोड़ा खराब लगा, थोड़ा गुस्सा भी आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे सास ससुर और मेरे पति तीनों मिलकर लड़का होने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। रो क्यों रही है? एक छोटा ही सा तो टेस्ट करवाना है। मुझे नहीं करवाना, भगवान जो देगा वो सही होगा। इतने नखरे तब दिखा जब तू पोते का मुंह दिखाएगी, समझी? हमारे खानदान में पहला लड़का मतलब पहला लड़का, वही आगे जाकर हमारे खानदान का बिजनेस संभालेगा और जमीन उसी के नाम होगी। अपने मर्जी के खिलाफ मैं 5 जून को अपने पति के साथ तस्गांव गई, अपने होने वाले बच्चे की सेक्स डिटर्मिनेशन कराने के लिए। सॉरी, लड़की है। जो भी है आपको तय करना है, लेकिन जल्दी कीजिए। 5 मिनट में आप मेरे केबिन में आके मिलिए। हमारी बच्ची है, तुम्हें बहुत प्यार करेगी। बेटे के बाद इसका नंबर आएगा, पहले बेटा ही होगा। मेरी मर्जी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। वो अबॉर्शन मेरे साथ जबरदस्ती किया गया। मैंने मेरी बेटी की हत्या की है। मैं गुनहगार हूँ, गुनहगार। मैंने मेरी खूबसूरत बच्ची की लाश को उस नदी में फेंक दिया। मेरी आत्मा जोर जोर से कांप रहे थे। शायद भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन मैं उन सब लोगों को सजा देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये महापाप करने के लिए मजबूर किया है। मेरे सास ससुर, मेरे पति और वो डॉक्टर शास्त्री। मैं जानता हूँ डॉक्टर शास्त्री कि आपके हाथ में कई बड़ी हस्तियों के पत्ते हैं, लेकिन मेरा पत्ता नहीं है। मैं पागल कुत्ते की तरह तुम्हें ढूंढता रहूंगा, नोचता रहूंगा। जितनी बार आप मेरे जबड़े से निकल करके भागेंगे, मैं उतनी बार आपको पकड़ के काटता रहूंगा। पागल कुत्तों के साथ क्या किया जाता है तुम
अच्छी तरह जानते हो इंस्पेक्टर शेख। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और एक बात आप भी जान लो, हजारों बच्चियों की रूहें तुम्हें बद्दुआएं दे रही हैं। तुम बच नहीं सकते। नो चांस। मेरी बच्ची। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सबका स्वागत है। किसी गवाह का आरोपी पर उंगली उठाना एक दस्तक होती है कि वो आरोपी गवाह के गिरेबान तक पहुंच सकता है। उस गवाह को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, खासकर तब जब गवाह और मुजरिम एक दूसरे को जानते हो। अगर आरोपी के खिलाफ मजबूत केस नहीं बना और वो छूट गया तो फिर क्या कहने। उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द होता है, बदला। जून 2011, गोरेगांव, मुंबई। मुंबई का बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कब आता है कब जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। इंदोशी आ गया साहब। मालूम है मेरे को, गाड़ी साइड में दबा दे। डिक्की खोल। हाथ दे। गला घोटा गया, पर इनके गले पर कोई उंगलियों के निशान नहीं। उम्र क्या होगी? यही कोई 40-45 के आसपास। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई स्ट्रगल, मतलब कातिल के साथ कोई हाथापाई? नो स्ट्रगल। हाँ, मैंने इनके ब्रेन, इनके कान और इनके मुंह के अंदर की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किया है। फुल चांस है कि इन्हें बोलने और सुनने में प्रॉब्लम थी। मतलब टोटल ब्लाइंड केस है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं। हमारे पास है सिर्फ एक गूंगी बहरी औरत की लाश। ये तो रेलवे यार्ड का स्टैंप है। या तो विक्टिम इससे कनेक्टेड है या कातिल, या फिर दोनों। हाँ सर, ये कार्टन हमारे डिपो का है। मैं इसे पहचानता हूँ। इस औरत को पहचानते हो? अरे सोटे के साहब, ये तो अजाफरित आई है ना, आप पहचानते नहीं क्या इसको? नहीं सर, सॉरी, मैं इसे नहीं पहचानता। इस औरत की लाश इस कार्टन में मिली है। आप बेचारी गूंगी बेरी थी ये तो। क्या काम क्या करती थी? रेलवे के मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करती थी। अच्छी भली औरत थी, किसी से कोई लेना देना भी नहीं था इसका।
पता नहीं साहब उसको मार के क्या मिलेगा किसी को। जनरल क्लरिकल जॉब्स करती थी, रिकॉर्ड्स रखना, फाइलिंग, टाइपिंग। यहाँ कब से काम कर रही थी? पिछले साल से। पति रेलवे में था, एक्सीडेंट में मारा गया, तो इसे जॉब दे दी गई। रहती कहाँ थी? यही रेलवे क्वार्टर्स में। काम पर कब से नहीं आ रही है? वैसे तो रोज आती थी, पर कल संडे था तो सेंटर बंद था। क्या बात है साहब? आसावरी जोशी यही रहती थी? रहती थी पर अब नहीं। तुम लोग कौन हो? साहब मैं मुकेश कुलकर्णी, ये मेरा छोटा भाई सुरेश कुलकर्णी। साहब मेरी आई। सब ठीक तो है साहब? आप लोग इधर? देखिए, हमें एक लाश मिली और आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। पैंतालीस वर्षीय गूंगी बहरी रेलवे कर्मचारी असावरी जोशी की लाश को आखिरकार पहचाना गया। लाश को उसकी मां, छोटी बहन लता और 2 भतीजों सुरेश और मुकेश के हवाले कर दिया गया। अब सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर क्यों हुआ था असावरी जोशी का कत्ल? क्यों उसकी लाश को कार्टन में ठूस कर सड़क के किनारे किसी कूड़े कचरे की तरह फेंक दिया गया? मैं मंदिर से घर वापस आई तो देखा कि आसावरी घर ही नौकती साहब। आसावरी, अगं बेटा आसावरी, कुठे आहेस तू? अगे ए आसू, 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 आसू कुठे आहेस तू? आसू! वो अकेली कहीं नहीं जाती थी, कभी नहीं जाती थी, मगर शाम तक वो जब घर नहीं लौटी ना, मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए थे। अब तीनों में से उस वक्त घर पर कोई नहीं था? आसू ताई और आई अलग रहते थे साहब। आसू मौसी ने नया फ्लैट लिया था साहब, और हम लोग आसू ताई के रेलवे वाले क्वार्टर में रहते थे साहब। पूरा क्वार्टर यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढा, फिर जब रात हो गई तो हमने रेलवे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई सर, कॉपी भी है मेरे पास। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से आसावरी की कातिल के साथ कोई हाथापाई नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि कातिल कोई पहचान का था। अब बता सकते कि आसावरी जोशी का किससे मिलना जुलना था? कोई दोस्त या रिश्तेदार? नहीं साहब, जब भी मेरे जीजा जी हेमंत जोशी ऑफ हुए तभी से ताई किधर भी आती जाती नहीं थी, केवल ड्यूटी और घर। और अगर किधर भी आना जाना होता था इनमें से कोई एक होता था उनके साथ। हम तो जानते हैं ना कि ताई बोलो सुन नहीं पाती थी साहब। पर कल संडे था, छुट्टी का दिन, हो सकता है कहीं घूमने फिरने चली गई हो, मतलब गार्डन में या मंदिर में। नहीं साहब, अगर किधर भी होती तो या नए वाले फ्लैट में या फिर हमारे साथ क्वार्टर में साहब। आसू मौसी जो करती थी हम लोगों के लिए ही करती थी, हम दोनों को अपने बेटे जैसा मानती थी साहब। बहुत अच्छी थी साहब, बहुत अच्छी थी।
गूंगी थी, मतलब दम घुटते समय चिल्ला भी तो नहीं सकती। लाश को कार्टन में डालकर ठिकाने लगाया गया है। सर इस तरह के कार्टन तो हमने मेडिकल सेंटर और रेलवे यार्ड दोनों ही जगह देखे हैं। और ये दोनों जगह संडे को बंद होती है, तो फिर वो वहाँ गई क्यों? मान लेते हैं एक बार को कि गई होगी, मगर जब भी वो घर से निकलती थी अपने भांजे को साथ लेकर निकलती थी हमेशा। इस बार जहाँ भी गई है अकेले गई। वही तो, वो अकेली गई तो गई क्यों? क्यों? पर्सनली वो मेरी फेवरेट थी, इतनी कोऑपरेटिव और हार्ड वर्किंग। ओ सब भाई 6:30 बज गए, घर नहीं जाना है क्या? ठीक है, 5 मिनट में फाइल करके घर चली जाना। एक दिन भी छुट्टी नहीं, एक दिन भी लेट नहीं, किसी से उसकी कोई शिकायत नहीं। तो ऐसी औरत की कोई जान क्यों लेगा डॉक्टर साहब? किसी के साथ दुश्मनी थी? दुश्मनी तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। किसी के साथ कोई खास दोस्त थी? देखिए विधवा थी इसलिए पूछ रहा हूँ। आपके डिपार्टमेंट में से किसी के साथ उनका अफेयर था? डिपार्टमेंट में से तो कोई नहीं था, हाँ एक आदमी जरूर था। हर तीसरे चौथे दिन वो यहाँ आता था, कोई ना कोई बीमारी का बहाना बनाकर, और घंटों यहाँ बैठा रहता था। लफड़ा कुछ नहीं था साहब, बस मैं आशावरी को बहुत पसंद करता था साहब। इतना पसंद करते थे कि उसकी तस्वीर भी नहीं पहचान पाए तुम? नहीं सर, सॉरी, मैं इसे नहीं पहचानता। मैं डर गया था साहब। शादीशुदा हो, 2 बच्चे हैं? जी हाँ साहब। अच्छा ये आसावरी का पति तुम्हारे साथ ही काम करता था ना? जी हाँ साहब, लेकिन मेरा कोई लफड़ा नहीं साहब। तुम लफड़ा करना चाहते थे पर आसावरी तुम्हें घास नहीं डाल रही थी, उसके साथ सोना चाहते थे, हाँ या ना? अच्छा बता, संडे को कहाँ था तू? संडे को मैं घर पे था साहब, अपनी फैमिली के साथ, पूरे दिन मैं उन्हीं के साथ था साहब। तो आसावरी को मारने का टाइम कब मिला तुझे? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा उसे, भगवान की कसम साहब। मैं तो सिर्फ उसे पसंद करता था साहब। गूंगी बहरी थी, बेचारी थी। सही थी ना? तुम्हारे लिए तो बिल्कुल सही थी। गूंगी थी तो मुंह नहीं खोलती थी, कोई सरदर्द नहीं, जब जी किया तब मजा कर ली। पर उसने मना करी, इसलिए गुस्से में आकर तुमने उसको मार डाला, हाँ या ना? नहीं साहब, नहीं साहब, साहब मैंने उसे नहीं मारा साहब, नहीं साहब, मैंने उसे नहीं मारा साहब, नहीं साहब। पुलिस को सुपरवाइजर पर गहरा शक था, लेकिन पुलिस की तहकीकात से यह पता चला कि सुपरवाइजर वाकई पूरा दिन अपने परिवार के साथ घर पर था और उसी दौरान आसावरी का कत्ल हुआ। सुपरवाइजर अब शक के दायरे से बाहर था और फिलहाल अब शक के दायरे में कोई नहीं था। पुलिस समझ ही नहीं पा रही थी कि कोई एक मासूम गूंगी बहरी औरत का कत्ल क्यों करेगा। सर इस केस की बैकग्राउंड मैंने चेक किया। आसावरी का फ्लैट 4 महीने पहले खरीदा गया था, तब से वो अपनी माँ के साथ वहाँ पे रह रही है। और अपना खुद का रेलवे क्वार्टर उसने अपनी बहन को रहने के लिए दे दिया, जो अपने लड़कों के साथ वहाँ रहती है। जी, लता, उसकी छोटी बहन, विधवा है वो भी। उसके हस्बैंड की डेथ 5 साल पहले रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। ये फ्लैट खरीदने से पहले ये सब लोग एक साथ ही रहते थे ना? पूरा परिवार आसावरी की सैलरी पे ही चलता था। उसकी छोटी बहन की नौकरी तो पक्की है नहीं, फिलहाल किसी किताब की दुकान पे काम करती है। और उसके लड़के? छोटा सुरेश कॉलेज में है, बड़ा मुकेश 2 साल पहले ड्रॉप आउट हो चुका है कॉलेज से। बाहर छोटा मोटा कुछ काम करता है सर। सुबह के 9 बजे थे जब मैं मंदिर के लिए निकली थी। अजय अब चाबी हमेशा यहाँ पायदान के नीचे ही रखती है? हो साहब, घंटी बजाने का कोई मतलब ही नहीं था।
क्योंकि मेरी आंसू सुन ही नहीं सकती थी। अब पिछले 4 महीने से यहाँ रह रही है। हो सर, इसमें क्या है? ये कुछ सामान है जो हम रेलवे क्वार्टर से लाए थे। पिछले कई दिनों से हम दोनों सोच रहे थे कि इसका कुछ बंदोबस्त करते, लेकिन अब क्या करूं इस सामान का। भगवान ने अच्छा बंदोबस्त कर दिया रे। मेरी आंसू को मुझसे छीन लिया। काय के लड्डू बाजा बरोबर। आंसू, आंसू। हो सकता है खून घर पर ही हुआ हो। सुन नहीं सकती थी, चिल्ला नहीं सकती थी, आराम से काम कर कर चला गया होगा। सर मुझे लगता है ये काम किसी जान पहचान वाले का ही होगा। उसको पता होगा कि चाबी डोरमैट के नीचे रहती है। उसने चाबी निकाली होगी, दरवाज़ा खोला होगा और चुपचाप अंदर आ गया। सोमवार सुबह लाश वाला कार्टन यहाँ मिला था। पोस्टमार्टम के हिसाब से लाश 24 घंटे पुरानी थी। आसावरी की माँ सुबह 9 बजे मंदिर गई, 11 बजे लौटी। खून इसी बीच हुआ है। बिल्कुल सर, बॉडी को कार्टन में रखा गया होगा रात तक और सुबह यहाँ लाके डंप कर दिया गया होगा। 24 घंटे में तो लाश भारी हो जाती है। और आसावरी का घर यहाँ से कम 25 मिनट दूर। रेलवे क्वार्टर से 15 मिनट। एक काम करो जी, इस एरिया के जितने भी लोकल टैक्सी, रिक्शा या टेम्पो वाले हैं सबसे पूछताछ करो। ठीक है सर। अरे क्या छोटू, अभी तक कैरम नहीं सीख पाया तू? ए सचिन, स्कूल नहीं जाना क्या? पूरा दिन कैरम कैरम। आई बस एक गेम, बस एक लास्ट। बिल्कुल नहीं, लास्ट कर करके इस मुकेश की तरह लास्ट आएगा। अरे वो ताई, जास्ती डायलॉग मत मार। मैं नहीं बुलाया तेरे लड़के को इधर। हाँ, तू क्यों बुलाएगा? तू तो सपेरा है ना, सिर्फ बीन बजाता है। क्या बक रही है ताई तू? तेरे को बरोबर मालूम है मैं क्या बोल रही हूँ। बच्चे तेरे पास लौ चुंबक की तरह चिपकते हैं, जैसे सोनू चिपका था, है ना, पिछले साल। अरे ताई, जास्ती भेजा मत सर का, समझी ना? जास्ती बात बोलेगी तो भारी पड़ेगा, बोले देता हूँ। जो गलत करता है उसी को भारी पड़ता है। लेके जाता है इसको, लेके जा। चल सचिन, आज के बाद तुझे इस मुकेश के साथ देखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ये औरत कौन है और सोनू कौन है? अरे छोड़िए ना साहब, वो औरत थोड़ा मेंटल है, कुछ भी बोलती है। मुकेश, ये मौसी तुमसे बहुत प्यार करती थी ना? हो साहब। तो उसके कातिल को पकड़ने में हमारी मदद करोगे? मैं क्या मदद कर सकता हूँ साहब? मुकेश भी क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? देखिए, हमें लगता है कि संडे सुबह आपकी बहन के फ्लैट में कोई गया था, उनका खून किया, उनकी लाश को कार्टन में डाला और सुबह सुनसान सड़क पर छोड़ दिया। ये कातिल जो कोई भी था, वो ये जानता था कि घर की चाबियां कहाँ हैं। वो ये भी जानता था कि आपकी माँ सुबह 9 से 11 के बीच मंदिर चली जाती है, और वो ये भी जानता था कि आसावरी घर पर ही और कहीं नहीं। अब आप तीनों मुझे एक बात बताओ, वो कौन है जो ये सारी बातें जानता है? संडे को सुबह 8:30 बजे मैं घर से निकल गई थी साहब। कहाँ? एक फ्लैट देखने के लिए। जहाँ तक मुझे पता है आपकी आमदनी इतनी नहीं है कि आप फ्लैट खरीद सकती है लता कुलकर्णी। आसुताई हमें लोन दे रही थी। फ्लैट देखने आप अकेली गई थी? नहीं, मैं भी गया था आई के साथ। और तुम? मैं तो घर पर ही था साहब। क्यों? तुम क्यों नहीं गए? ए मुकेश, उठना। क्या रे, कुंभकर्ण की तरह सोता रहता है? क्या है आई? अरे वो फ्लैट देखने नहीं जाना क्या? तेरे को कागज दिए थे ना जेरॉक्स कराने के लिए, भूल गया क्या? अरे ना आई, तू भूल गई। अरे मैंने बोला था ना मेरे को नहीं जाने का फ्लैट देखने को, तू सुरेश को ले जा। बस मुझे नहीं जाना था फ्लैट देखने। क्यों? क्योंकि आई आंसू मौसी से लोन लेने वाली थी और मुझे पसंद नहीं था। वो भी तो तुम्हारी माँ समान थी, तो पसंद क्यों नहीं था? एक बार मुकेश ने आसुताई से कुछ पैसे मांगे थे चाइनीज गाड़ी के धंधे के लिए। मौसी, मेरे को बिजनेस करना है, मुझे 20,000 रुपए दो ना। अरे मौसी सुनो तो, दे दो ना मुझे पैसे।
ये कॉलेज वॉलेज मेरे बस की बात नहीं है मौसी। आपको क्या लगता है मैं दिन भर आवारागर्दी करता रहता हूँ? अरे नहीं मौसी, मैं काम ढूंढता रहता हूँ, काम, मुझे बिजनेस करना है। अरे आप समझती क्यों नहीं हो मौसी? अरे मुझे नहीं करना पढ़ाई लिखाई, मुझे बिजनेस करना है। तो आसावरी मौसी ने तुम्हें चाइनीज टपरी के लिए पैसे देने से इनकार किया, पर तुम्हारी माँ को फ्लैट खरीदने के लिए वो पैसे दे रही थी, और यही बात तुम्हें पसंद नहीं आई, इसलिए तुम फ्लैट देखने नहीं गए, करेक्ट? हाँ साहब। एक काम करो, 2 हवालदार यहाँ लगा दो जी, और ये मुकेश की हिस्ट्री निकालो, उसकी हर मूवमेंट पे नजर रखना। ये सोनू एंगल क्या है वो भी जरा चेक करना। यस सर। मुकेश मुझे थोड़ा चिपचिपा लग रहा है। एक सीधी सादी गूंगी बहरी 45 साल की विधवा का कत्ल हुआ था, जो अपने आसपास के लोगों से बहुत प्यार करती थी। इस केस का सबसे बड़ा सुराग एक दूसरे केस से मिला, एक किडनैपिंग और मर्डर केस से, जो असावरी जोशी के इर्द गिर्द ही हुआ था। दरअसल असावरी इस केस से जुड़ी हुई थी। सोनू रेलवे कांस्टेबल का लड़का था सर, 6 साल का। असावरी के रेलवे क्वार्टर से 2-3 घर आगे रहता था। ये वही घर है ना जहाँ लता अपने 2 बच्चों के साथ रहती है? एग्जैक्टली सर। 1 साल पहले सोनू किडनैप हुआ, 7 मई 2010 को गायब हुआ, 9 मई 2010 को उसकी डेड बॉडी मिली, और केस अभी तक अनसॉल्व है। ये इसमें मुकेश का क्या कनेक्शन है? मेन आरोपी वही है, मुकेश। सर, गोरेगांव रेलवे पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज हुआ। पुलिस को किसी ने बताया कि सोनू को आखिरी बार मुकेश के साथ देखा गया। सोनू को मुकेश के साथ आखिरी बार देखा था, ये बात पुलिस को किसने बताई? असावरी जोशी, उसने सुबह मुकेश और सोनू को एक साथ देखा। उसके बाद सोनू को किसी ने नहीं देखा। इनका कहना यह है कि सुबह सुबह ये ऑफिस जा रही थी और ऑटो का इंतजार कर रही थी, तो इन्होंने देखा कि सर, मुकेश ने कबूल किया कि वो उस सुबह सोनू के साथ था, मगर उस पर कोई किडनैपिंग का चार्ज नहीं लगा। उसका रिकॉर्ड एकदम क्लीन था, लड़का एकदम साफ था सर। और अभी भी साफ ही है मुकेश। साहब, आंसू मौसी सच ही कह रही थी। उन्होंने मुझे देखा था सोनू के साथ, और वो सही थी। इस बात को लेकर मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं थी साहब। चाइनीज गाड़ी के लिए लोन देने से मना किया था, इस बात का भी तुम्हें गुस्सा नहीं था? ऊपर से एक किडनैपिंग के केस में उसने तुम्हें आरोपी साबित किया था, इस बात का भी तुम्हें गुस्सा नहीं था? संत महात्मा है क्या तू? मेरा यकीन कीजिए, मुझे उनसे कोई बैर नहीं थी। हर वो जो भी कहती थी मेरे भले के लिए ही तो कहती थी साहब। वो मेरे माँ समान थी साहब, माँ ही समझिए। आप लोग क्या मुझ पर शक कर रहे हैं साहब? किडनैपिंग वाले केस को 1 साल हो गया, चाइनीज ठेला वाले केस को 2 साल हो गया। अगर मेरे को बदला लेना ही होता तो मैं कभी का ले चुका होता। 1 साल इंतजार क्यों करता? प्लानिंग के लिए तो वक्त लगता ही है ना। ऊपर से 4 महीने पहले तक तुम लोग एक ही छत के नीचे रहते थे। जब वो तुमसे अलग रहने लगी तब तुम्हें मौका मिला अपने प्लान को अंजाम देने का। सच कह रहा हूं ना मैं? तुम अपने मौसी का खून इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हें किडनैपिंग का आरोपी बना दिया था उसने। तुम इसीलिए सही दिन और सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, और वो मौका तुम्हें संडे को मिला। जब तुम्हारी माँ फ्लैट देखने गई तो तुम उसके साथ नहीं गए, बल्कि अपने मौसी के घर पे गए और उसका खून किया तुमने। झूठ है था। यही सच है। हाँ?
साहब डिंडोशी आ गया। मालूम है मेरे को, गाड़ी साइड में दबा दे। ले डिक्की खोल, हाथ दे। साहब ये वही आदमी है, मैं गोरेगांव रेलवे क्वार्टर से इसको लेके आया। साहब इस आदमी के पास बहुत बड़ा और भारी पार्सल था। मुकेश फिर एक बार एक संगीन जुर्म में आरोपी बन गया था, लेकिन इस बार वो सबूत ना होने के कारण छूटने वाला नहीं था। मुकेश के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा हो रहे थे। इस बार मुकेश के पाप का खड़ा फर चुका था। हाँ, खुन्नस थी मुझे उन पर। बचपन से ही मुझे सेकंड क्लास समझती थी हर चीज में। सुरेश हीरो और मैं जीरो। हर बात पे काटती थी मुझे। जब वो मेरे आसपास होती थी ना, भेजा फ्राई होता था मेरा। ऐसा लगता था अगर वो मेरी जिंदगी में रहेगी तो कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, सोनू की किडनैपिंग मैंने ही की थी। पैसे चाहिए थे मुझे, अय्याशी के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। अगर आंसू मौसी ने दिए होते तो किडनैपिंग ही क्यों करता। मैं फिरौती मांगने ही वाला था। सोनू का बाप मालदार था, दे देता आराम से। सोनू को तूने मार डाला? हाँ। क्यों? ऑलरेडी मुझ पर ही शक था। अब ना पैसे मांग सकता था और ना बच्चे को छोड़ सकता था, इसलिए मार डाला। कैसे मारा उसे? कैसे मारा सोनू को? गला दबाकर। मौसी को भी ऐसे ही मारा था ना तूने, गला दबाकर। उस संडे की सुबह को मैं जानबूझकर माँ के साथ नहीं गया। मुझे पता था आंसू मौसी घर में अकेली हो। भी आया। मौसी भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। हाँ आप बना के लेके आओ, मैं यहीं हूँ। मैं वहाँ पहुँचा और कहा मेरी माँ जल्दी निकल गई, नाश्ता नहीं बनाया, भूख लगी है। लेकिन मौसी को मालूम नहीं था मुझे दरअसल उनके जान की भूख थी। मस्त बने, बहुत अच्छी बनी। रेलवे क्वार्टर के डंपिंग एरिया में सालों से कोई गया नहीं था। उस दिन मैं गया आंसू मौसी के साथ, पूरा दिन उसे वहीं रखा। फिर दूसरे दिन सुबह जाकर लाश को सड़क पर छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगा तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे? अगर टैक्सी नहीं ली होती ना शायद, तो शायद मैं यहाँ पर नहीं बैठा होता। आंसू मौसी को तो समंदर में फेंक देना चाहिए था। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा? हाँ, ऐसी गलती नहीं करेगा? हाँ? हाँ? मुकेश और उसकी मौसी असावरी के बीच बिजनेस लोन को लेकर हुई अनबन इस केस की पहली दस्तक थी। सोनू किडनैपिंग और मर्डर केस में मुकेश का इन्वॉल्वमेंट एक बहुत बड़ी दस्तक थी कि लड़के में खतरनाक मुजरिम वाली हैवानियत कूट कूट कर भरी है। गूंगी बहरी होने के बावजूद असावरी ने इस दस्तक को सुना, इसीलिए उसने मुकेश का साथ कभी नहीं दिया। पर मुकेश की माँ और नानी ने इस दस्तक को सुनकर भी अनसुना कर दिया और इसकी कीमत चुकानी पड़ी असावरी को। हर जुर्म दस्तक देता है, ध्यान से सुनिएगा, जाने बच सकती हैं। फिर मिलेंगे
अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।